हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। मूवी का स्टार्ट एक वेडिंग सीन दिखाने से होता है जब सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद सीन एक वैन पर शिफ्ट होता है जिस पर ज़ॉम्बीज के हाथों के निशान हैं। इस वैन में फ्रांसिस अपनी बीवी आयरिस और दो बच्चों जोशुआ और लूकस के साथ शुगर कैन फार्म पर अपने पेरेंट्स के घर जा रहा है। घर पहुंचकर वो अकेली अंदर जाकर डरते हुए घर को चेक करता है और घर की हालत देखकर लगता है कि यहाँ ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है। उसे बेड पर उसके डैड की डेड बॉडी मिलती है जिन्होंने ज़ॉम्बी बाइट के बाद खुद को शूट कर लिया था। फ्रांसिस उनके हाथ से गन और घड़ी उतार लेता है। रूम से बाहर उसकी मॉम जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है उस पर अटैक करती है, जो कि बार बार सॉरी बोल रही थी। यानी इस मूवी में ऐसे ज़ॉम्बीज हैं जो अपने लास्ट मोमेंट्स के सेंटेंस या वर्ड्स को रिपीट करते रहते हैं। फ्रांसिस अपनी मॉम को शूट करने के बाद अपने पेरेंट्स को फार्म में दफना देता है। जल्द ही उन्हें यहाँ फ्रेश वाटर, हेंस और कुछ जरूरत का सामान जैसे टॉर्च, रेडियो, लैंप और एक बड़ी नाइफ मिलती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फ्रांसिस का बिहेवियर अपने बड़े बेटे जोशुआ के साथ ठीक नहीं है। वो जनरेटर चेक करने जाते हैं और उस जगह से फ्रांसिस की कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। जनरेटर एम्प्टी था। फ्रांसिस की तबीयत यहाँ कुछ खराब हो जाती है। रात को डिनर करते हुए जब जोशुआ रेडियो पर क्लियर रिसेप्शन ढूंढता है तो फ्रांसिस उसे रोक देता है। वो प्रिटेंड करता है कि हम लोग सेफ हैं, लेकिन आयरिस यहाँ नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि उनके पास इनफ फूड नहीं है और लास्ट न्यूज़ जो उन्होंने सुनी थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। जोशुआ अपनी फ्रेंड एलिस को टेक्स्ट करता है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता और मोबाइल की बैटरी भी डेड हो जाती है। फ्रांसिस रात को एक बुरा ड्रीम देखता है जिसमें वो जनरेटर रूम की एंट्रेंस पर अपने फादर को खड़ा देखता है और वो डर कर उठ जाता है। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के दरमियान एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। असल में जोशुआ फ्रांसिस का नहीं बल्कि उसके भाई डिएगो का बेटा है। यही वजह थी कि उसका बिहेवियर जोशुआ के साथ कोल्ड था। वो ये मेंशन छोड़ने के लिए मान जाता है और फैमिली नॉर्थ की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जोशुआ बताता है कि उसने अंकल डिएगो को मॉम को बताते हुए सुना था कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है। वो गाड़ी ब्रिज पर रोकते हैं जिसका रास्ता ब्लॉक है और फ्रांसिस को अब क्योंकि डर है कि नॉर्थ में डिएगो है और यहाँ से जाने से वो अपनी फैमिली खो सकता है, इसलिए वो कोशिश नहीं करना चाहता था। लेकिन आयरिस आगे बढ़ना चाहती थी तो वो अकेली कार से उतरती है और फेंस को तोड़ने लग जाती है और वहाँ थोड़ी ही देर में कई ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो उनसे बचकर वापस उसी मेंशन में चले जाते हैं। 2 हफ्तों बाद फ्रांसिस ब्रिज पर वापस जाता है और वैन स्टार्ट करता है, लेकिन मेंशन वापस जाकर झूठ बोलता है कि वैन खराब हो गई है और अपने साथ जनरेटर चलाने का सामान लाता है। लेकिन जनरेटर रूम में फिर से अपने बचपन के ट्रॉमा को फेस करता है क्योंकि उसके डैड अक्सर एज पनिशमेंट उसे यहाँ बंद कर दिया करते थे और उसे काफी मारा पीटा करते थे। फ्रांसिस बच्चों को लाइट्स, एयरकॉन और म्यूजिक से सरप्राइज करता है और वो काफी एंजॉय करते हैं। फ्रांसिस अपनी वेडिंग टेप लगाता है। जोशुआ और लूकस फ्रांसिस का फैमिली एल्बम देखते हैं और लूकस अंकल डिएगो की फोटो देखकर जोशुआ से कहता है कि वो उनकी तरह दिखता है और वो दोनों अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप और उनके अपने बच्चों के साथ बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। फ्रांसिस आयरिस से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी करता है और उसे कंट्री लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करता है, जबकि आयरिस फ्रांसिस के इस जगह को लेकर ट्रॉमा के बारे में अवेयर थी और उसे कहीं ना कहीं डर था कि वो यहाँ रुका तो उसका ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। वो एक्स के लिए हेंस के केज में जाता है और वहाँ एक डॉग उसे बाइट कर लेता है। आयरिस जो कि एक नर्स भी है उसे ट्रीट करती है लेकिन उसे बताती है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा, जो सुनकर फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है और कहता है वो बिल्कुल ठीक है। जोशुआ को रेडियो पर रिसेप्शन मिलता है। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने किसी कैंप के बारे में सुना लेकिन रेडियो की बैटरीज डेड हो गई। लेकिन फ्रांसिस ऐसे शो करता है कि रेडियो तो खराब था और जोशुआ झूठ बोल रहा है। रात को डिनर करते हुए आयरिस कहती है कि अगर वैन वाकई खराब है तो हमें उसे ठीक करके यहाँ से निकलना होगा जहाँ सब जा रहे हैं। वहाँ डॉक्टर्स और ऐसे लोग होंगे जो हमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फ्रांसिस को यहाँ रुकना ज्यादा सेफ लगता है। उसे ये सेफ जगह छोड़कर खराब वैन तक जाना और फिर 100 किलोमीटर ट्रैवल करके ऐसे लोगों के पास जाना जिनके बारे में वो श्योर नहीं है कि वो उनसे बेहतर सिचुएशन में है भी या नहीं, सही नहीं लगता। नेक्स्ट डे जब जोशुआ फ्रांसिस से बात करता है कि वो यहाँ से निकलना चाहता है तो फ्रांसिस उसे याद करवाता है कि ब्रिज पर क्या हुआ था और उसी की वजह से उसकी फैमिली जिंदा है। फिर वो जोशुआ को फार्म पर शूटिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाता है और जोशुआ का निशाना बार बार चूकता है। इस दौरान फ्रांसिस के जहन से फिर से उसके बचपन का ट्रॉमा गुजरता है और वो खुद को संभालते हुए जोशुआ को सही एम करने के लिए प्रेशराइज करता है और वो चिल्लाते हुए सही निशाना लगा देता है।
और इस शोर से चर्च से कई ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये इनसे बचकर मेंशन के अंदर चले जाते हैं। ज़ॉम्बीज डोर्स और विंडोज तोड़ना शुरू कर देते हैं। फ्रांसिस डर से बिल्कुल स्टिल हो जाता है और यहाँ काफी अच्छा टेंशन मेंटेन किया गया है। तभी एक कार वहां आती है और हॉर्न्स बजाकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगले दिन फ्रांसिस हेंस के केज को देखता है जो कि अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी मुलाकात उसके बड़े भाई डिएगो से होती है और ये डिएगो ही था जिसने रात को ज़ॉम्बीज अटैक से फ्रांसिस की फैमिली को बचाया था। डिएगो फ्रांसिस से जो कुछ माजी में हुआ उसके लिए माफी मांगता है। उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में पता चलता है। वो फ्रांसिस को यहाँ से जाना सजेस्ट करता है क्योंकि ये जगह डेड है, लेकिन फ्रांसिस डिएगो को पसंद नहीं करता था क्योंकि बचपन में भी वो पेरेंट्स का फेवरेट रहा और शादी के बाद भी उसकी वाइफ का लव इंटरेस्ट। वो ये जगह नहीं छोड़ना चाहता था और डिएगो की तरफ गन पॉइंट करता है और वो जाते हुए मैप छोड़ जाता है, जिससे पहले फ्रांसिस जलाने लगता है लेकिन फिर अपना इरादा तर्क कर देता है और डिएगो की जैकेट आयरिस को दिखाता है। तो पूरे घर के विंडोज को वुड पीसेस से कवर कर लेता है। लूकस फ्लाइज को मारते हुए जनरेटर रूम में जाता है और विंडो पर एक बूढ़े ज़ॉम्बी को देखकर डर जाता है, लेकिन आयरिस उसे हौसला देती है कि ये अंदर नहीं आ सकता। ज़ॉम्बीज वीक हो रहे हैं और जल्द ही ये सब मर जाएंगे और हम फिर से बाहर जा पाएंगे। ये बातें फ्रांसिस सुन लेता है और फार्म में जाकर उस वीक ज़ॉम्बी को मार देता है और उसका खून अपनी शर्ट पर लगाकर जोर जोर से आयरिस का नाम लेता है और फैमिली को ज़ॉम्बी का हेड दिखाकर उनसे झूठ बोलता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और वो बहुत फास्ट हैं, हमें घर के अंदर रहना होगा। जोशुआ फ्रांसिस के रूम में मैप देखता है और फिर फ्रांसिस सितंबर मंथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है और डाइनिंग पर सबसे उनके विश पूछता है। लूकस बताता है कि वो एक बाइक लेना चाहता है और जोशुआ कहता है कि वो मैप लेना चाहता है जो डैड के पास है। आयरिस ये सुनकर उसके बारे में फ्रांसिस से पूछती है और वो टाल देता है। फ्रांसिस बताता है कि उसकी विश है कि उनकी फैमिली एक्सपेंड हो, जिस पर आयरिस इनकार करती है और बताती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और ये कॉन्वर्सेशन काफी हीट अप हो जाती है। फ्रांसिस आयरिस को प्रेशराइज करता है कि वो बच्चों को सच बताए कि वो हमें क्यों छोड़कर जाना चाहती थी, इवन ज़ॉम्बी आउटब्रेक से भी पहले। वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है कि वो उसके साथ कभी भी खुश नहीं थी और वो बाहर जाकर हेल्प बुलाना चाहती है क्योंकि फ्रांसिस ने पूरे घर को वुड से कवर कर लिया, लेकिन उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। हमारे पास बहुत कम खाना है, हर वक्त बस शुगर कैन। वो मैप मांगती है और फ्रांसिस मैप को जला देता है। आयरिस उसे स्लैप करती है। नेक्स्ट डे फ्रांसिस को फार्म में गन की आवाज सुनाई देती है, यानी यकीनन करीब ही नॉर्मल लोग हैं, लेकिन फ्रांसिस क्योंकि ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता था तो वो मेन डोर को बंद कर देता है और फैमिली से फिर से झूठ बोलता है कि बाहर बहुत से ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन जोशुआ अपने डैड के झूठ सुनकर तंग आ गया था और वो चिल्लाता है कि हफ्तों से हमने किसी ज़ॉम्बी को नहीं देखा, आप बस हमें इस घर में कैद करना चाहते हैं जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ करते थे। और फ्रांसिस ये सुनकर उसे स्लैप करता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर एक सोल्जर था जो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे अंदर आने दें। फ्रांसिस इनकार करता है लेकिन जोशुआ दरवाजा खोल देता है। वो सोल्जर इन्फेक्टेड नहीं था लेकिन जख्मी था। वो बताता है कि वो डेल्टा कैंप से है, वही कैंप जिसके बारे में जोशुआ ने रेडियो पर सुना था, और उसकी टीम कैंप के लिए खाना लेने के लिए निकली थी, लेकिन उसके सब साथी मारे गए। लेकिन ये ज़ॉम्बीज हर जगह नहीं है और इस मेंशन से कैंप जाने का रास्ता तकरीबन आधे दिन का है और यहाँ आने का रास्ता एक आदमी ने उसे बताया जिसका नाम उसे मालूम नहीं। लेकिन जब वो मुड़ा तो उस पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था और वो समझ जाते हैं कि ये डिएगो था और आयरिस समझ आती है कि फ्रांसिस ने डिएगो की मौत के बारे में झूठी कहानी बनाई थी। फ्रांसिस एक शर्ट पर सोल्जर की हेल्प करने पर राजी होता है कि वो सारी रात जनरेटर रूम में रहेगा। रात को जोशुआ अपनी मॉम को बताता है कि वो घर छोड़कर जा रहा है, वो ट्राई करना चाहता है। वो जानता है कि फ्रांसिस उसके डैड नहीं है। वो मॉम को भी साथ चलने को कहता है लेकिन वो लूकस को अकेला नहीं छोड़ सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरिस सोल्जर को बाहर निकालती है और उसे खाना देती है और जब फ्रांसिस को पता चलता है कि जोशुआ घर छोड़कर चला गया है तो वो सोल्जर को मार देता है और आयरिस और लूकस को जनरेटर रूम में बंद कर देता है। फिर वो एक डॉग को पकाकर उनके लिए खाने को लाता है। लूकस भूखा था लेकिन वो अपनी मॉम के मना करने पर खाने से इनकार कर देता है, जिससे फ्रांसिस गुस्से में आ जाता है। आयरिस फ्रांसिस को बातों में उलझाने की कोशिश करते हुए नाइफ छुपाती है लेकिन फ्रांसिस उस पर यकीन नहीं कर सकता था तो वो नाइफ पकड़कर उन्हें बंद करके चला जाता है। लूकस और आयरिस एक ट्रैप प्लान करते हैं। लूकस जोर जोर से चिल्लाता है और फ्रांसिस के दरवाजा खोलने पर आयरिस उसे हिट करके बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और फ्रांसिस को फिर से अपने बचपन की पनिशमेंट्स के विजन्स दिखाई देते हैं। आयरिस और लूकस घर से बाहर निकलते हैं लेकिन बाहर उन्हें डिएगो मिलता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। वो वापस घर के अंदर भागते हैं और डिएगो आयरिस पर अटैक करता है। लूकस अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है और ज़ॉम्बी उसे बाइट कर लेता है। आयरिस ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और जब वो उसे रोकते थक जाती है फ्रांसिस सही वक्त पर आकर डिएगो को मार देता है
और आयरस इससे पहले कि लूकस पूरी तरह इन्फेक्टेड हो जाए उसका बाजू काट देती है और फ्रांसिस से कहती है कि लूकस को ब्लड की जरूरत है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमें कार की जरूरत है। और फ्रांसिस अपने बेटे के लिए भागते हुए कार तक पहुंचता है और वहां ऑलरेडी जोशुआ मौजूद था, लेकिन वो घबराहट में फ्रांसिस को शूट कर देता है और रोते हुए अपने डैड से माफी मांगता है। और अपने आखिरी मोमेंट्स में फ्रांसिस जोशुआ को माय सन कहकर बुलाता है। रोते हुए जोशुआ कार स्टार्ट करता है और मेंशन की तरफ ले जाता है। आयरिस के चेहरे पर कार की रोशनी पड़ती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। करंटली इस मूवी के IMDb पर रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10, रोटन टमेटोज पर 62%, 54% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। अब अगर बात करें मूवी रिव्यूज की, तो मूवी को मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। ये मूवी ज़ॉम्बी जॉनरा में एक कम्प्लीटली न्यू टेक है, जहां ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसे सिचुएशन में एक ट्रबल्ड फैमिली किस सिचुएशन से गुजरती है उसकी रियल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। ये फिल्म ट्रेन टू बुसान या कोई और टिपिकल ज़ॉम्बी एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का फोकस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और अनरिजॉल्व ट्रॉमा पर है, जिसमें ज़ॉम्बीज को एज साइड नोट यूज किया गया है। इस फिल्म ने अपने फैमिली होम में ट्रैप होने और फेलिंग रिलेशनशिप के क्लॉस्ट्रोफोबिया को कैप्चर किया है। ये एक ग्रेट स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। बेहतरीन एक्टिंग और ग्रेट सिनेमेटोग्राफी के साथ एक अनहैप्पी वाइफ, एक डरा हुआ ट्रॉमेटाइज्ड हस्बैंड, एक अनवांटेड सन और एक डरा हुआ कंफ्यूज लिटिल सिबलिंग जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। बट मूवी कुछ जगहों पर काफी बोरिंग लगती है। स्टोरी काफी स्लो है। डेल्टा कैंप जैसी चीज को वेस्ट करना और सोल्जर का मरना मूवी के पोटेंशियल को वेस्ट कर देता है। तो हम देते हैं इस मूवी को ओवरऑल 6 आउट ऑफ 10 स्कोर। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर फुल ऑफ ह्यूमर ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी ज़ॉम्बीलैंड पार्ट 2 डबल टैप की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसमें ज़ॉम्बीज ने खुद को इम्प्रूव कर लिया है। इस फिल्म के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.